हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम कर रहे हैं अपना क्लास 11th का चैप्टर है लागत, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉस्ट। सबसे पहले बच्चे हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि लागत या कॉस्ट क्या होती है। देखिए, जो लागत है उसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट का मतलब होता है कि जब एक उत्पादक जब किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है, जैसे वो मान के चलिए जूते का उत्पादन करता है या कपड़े का कर रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जब कोई भी उत्पादक उत्पादन करता है तो बहुत सारे साधन यूज़ करता है, जैसे भूमि है, पूंजी है, ठीक है, यानी कि लेबर है, या यातायात पे खर्च करता है, या रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल पे खर्च करता है। तो बहुत सारे साधनों पे खर्च करता है और खर्च करने के बाद अपनी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए क्या करता है, वस्तुओं की बिक्री भी करते, यानी कि बेचने के लिए एडवर्टीज़मेंट भी करता है। भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो हम न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टीवी वगैरह में क्या कर देते हैं, ऐड वगैरह देते हैं। तो कहने का मतलब है जब हम अपनी वस्तु को बेचने के लिए क्या करते हैं, बनाने में या बेचने में जितना भी हम टोटल पैसा खर्च करते हैं तो वो सारी क्या कहलाती है, हमारी लागत कहलाती है। इट मीन्स कॉस्ट कहलाती है। बात समझ में आई है? तो कॉस्ट का मतलब यानी कि लागत क्या हो गई कि जब कोई भी उत्पादक, देखो हम सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशंस हैं कई सारी, उनको समझ लेते हैं। लागत का मतलब क्या है कि एक उत्पादक है या फिर एक विक्रेता है, ठीक है, यानी कि जो वस्तु को बेचते हैं वो कौन होते हैं, उत्पादक। तो वो जब किसी वस्तु का उत्पादन करने में, मैंने बताया प्रोडक्शन करने में हम भूमि है, मशीन है, पैसा है, या यातायात के साधनों पे खर्च कर रहे हैं, रॉ मटेरियल पे खर्च कर रहे हैं, या फिर हम बिक्री करने में, बिक्री करने के लिए जैसे एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं अपनी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए। तो इन चीज़ों पे मिला के जो भी हमारा टोटल खर्च होता है वो क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। इट मीन्स जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको ऊपर करें थोड़ा सा। अगली डेफिनेशन है कि अवसर लागत क्या होती है। देखिए, अवसर लागत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये वैसे अभी हम जो आपने जब चैप्टर स्टार्ट किए थे फर्स्ट टर्म में भी आपने ये किया होगा कि क्या अवसर लागत चैप्टर नंबर 1 में आ गई थी। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि अवसर लागत का मतलब क्या होता है। देखिए, अवसर लागत को अगर हम समझ लें तो अवसर लागत का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए एक प्रोड्यूसर है, ओके, वो दो चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा है। एक कर रहा है वो चावल का, एक कर रहा है चावल का, और दूसरी वस्तु वो कर रहा है गेहूं का प्रोडक्शन, ठीक है। एक उत्पादक एक साथ क्या कर रहा है, दो वस्तुओं का उत्पादन करता है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में पहले जैसे इसको 100 kg का प्रोडक्शन कर रहा है और इसका वो 80 kg का, जैसा भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो जितने उस पर साधन है उस हिसाब से वो इतना इतना प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर को क्या हुआ कि चावल में प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा। तो जब चावल में प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो यानी कि कंफर्म है कि वो चावल का प्रोडक्शन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो चावल का प्रोडक्शन उसने 100 से सोचा कि मैं 150 kg का कर लेता हूँ, ओके। तो जब चावल का प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो ये कंफर्म है कि उसे गेहूँ का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, इसका रीज़न है क्योंकि उसके पास जो संसाधन होते हैं, इट मीन्स भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। भाई उसके पास मान के चलो 10 लेबर है। अब या तो वो 10 के 10 लेबर चावल के उत्पादन में लगा दे, गेहूं को छोड़ दे, या फिर दोनों में इक्वल लेबर लगा दे, या ऐसा हो सकता है इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे वो 7 लेबर से काम करवाएगा, यहाँ पे वो 3 लेबर से, क्योंकि लेबर उस पर 10 ही है, वो उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता, उतने उसके पास संसाधन या पैसा नहीं है। तो जब इसका प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन हमें घटाना ही पड़ता है। रीज़न आपको मिल गया, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब उसने घटा के इसका प्रोडक्शन 50 kg का कर दिया। तो इसने कितनी मात्रा घटाई है, 30 की,
30 kg घटा दी है, क्योंकि पहले 80 था फिर 50 हो गया। कितनी मात्रा घटाई है? 30। तो कहने का मतलब है जो मात्रा घटाई है वो ही हमारी क्या कहलाती है? अवसर लागत, इट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो कहने का मतलब है कि एक वस्तु की अवसर लागत क्या है? किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है। अब यहाँ से समझे कि पहली वस्तु की एक और इकाई का उत्पादन करने के लिए हमने चावल का एक और इकाई मतलब और एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए जो छोड़ना पड़ा, किसको? दूसरी वस्तु की मात्रा को जो हमें छोड़ना पड़ा। तो जो मात्रा हमने छोड़ी है, जो मात्रा हमने त्यागी है, सैक्रिफाइस किया है, तो सैक्रिफाइसिंग यूनिट ही क्या कहलाती है? अवसर लागत कहलाती है। तो बात समझ में आई है कि यानी कि इसकी अवसर लागत जो भी होगी क्या होगी? जितनी मात्रा हमने ये घटा दी है वह सैक्रिफाइसिंग यूनिट को ही क्या बोला जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन करते हैं कुल लागत क्या होती है। देखो लागत अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हम वस्तु को बेचने में या बनाने में जो पैसा खर्च करते हैं वो कुल लागत होती है, वो लागत होती है। या अब कुल लागत का मतलब देखो क्या होता है, जैसे जब हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हम दो प्रकार के साधन यूज़ करते हैं बच्चों। एक होते हैं आपके स्थिर साधन और दूसरे होते हैं परिवर्तनशील साधन। इसको अच्छे से आप पहले समझ लें, फिर आपको ये मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो जब हम वस्तु का उत्पादन करते हैं तो दो प्रकार के साधन यूज़ करते हैं। एक होते हैं स्थिर और एक होते हैं परिवर्तन। दो प्रकार के साधन का कहने का मतलब ये है कि जब हम शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब जब हम अल्पकाल में प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली बढ़ा सकते हैं और कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको हम अल्पकाल में कम समय में एकदम से नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। जैसे मान के चलो आप प्रोडक्शन कर रहे हो अल्पकाल में, शॉर्ट टर्म में कर रहे हो, तो शॉर्ट टर्म में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जैसे भूमि है, मशीन है, ये कैसे हैं साधन? ये बहुत महंगे होते हैं, इनको हम एकदम से कम समय में इनको हम जल्दी से अरेंज नहीं कर सकते। तो इन्हें हम साधन को क्या रखते हैं? जितनी हमारे पास भूमि है उतनी भूमि से काम चलाते हैं, जितनी हम पे मशीन है उतनी ही मशीन से हम प्रोडक्शन करते हैं। तो अल्पकाल में जिन साधन को हम नहीं बढ़ाते हैं ना घटाते हैं वो साधन होते हैं स्थिर साधन। और जिन साधनों में हम परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे भाई आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो जब प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो जो आपके पास लेबर है, श्रमिक है, वो आप बढ़ा लोगे क्योंकि ज़्यादा उसमें नहीं खर्च होता। या फिर आप ये कहें कि जब प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको कच्चा माल भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये कौन से साधन हुए? परिवर्तनशील साधन, यानी कि ऐसे साधन जिनमें हमने जब प्रोडक्शन बढ़ाया या घटाया तो इन साधनों को भी हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर पा रहे हैं। तो ये कौन से साधन हुए? परिवर्तनशील साधन। तो इसमें आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि जब कम समय में हम क्या करते हैं कि जिन साधनों में हम चेंज नहीं करते, उत्पादन बढ़ा लो चाहे उत्पादन घटा लो, ये वाले साधन एज इट इज़ रहेंगे, उन्हें स्थिर साधन बोलेंगे। और जब हम उत्पादन बढ़ाते हैं या घटाते हैं उसके अनुसार इन साधनों को भी बढ़ा लिया जाता है या घटा लिया जाता है, तो ऐसे साधन हो गए, नाम से भी पता चल रहा है, वेरिएबल फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि परिवर्तन, जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो दो प्रकार के साधनों को यूज़ करते हैं। तो दोनों साधनों पे मिलाकर जो टोटल पैसा खर्च होता है वही आपकी क्या कहलाती है? कुल लागत, इट मीन्स टोटल कॉस्ट कहलाती है। अब देखो ये डेफिनेशन क्या है कि इससे अभिप्राय उस कुल खर्च से है या लागत से है जिसे उत्पादक को किस किस पर? स्थिर साधन व परिवर्तनशील साधनों पर खर्च करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं कुल लागत। आ गया समझ में? तो स्थिर साधन इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है, फिक्स्ड के नाम से होता है ये फिक्स्ड फैक्टर। और ये कौन सा होता है? वेरिएबल फैक्टर। तो यानी कि जो स्थिर साधनों पे खर्च हो रहा है तो वो स्थिर लागत बन जाएगी, इट मीन्स हम बोलेंगे FC, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट। जो परिवर्तनशील साधनों पे खर्च हो रहा है तो वो बन जाएगी परिवर्तनशील लागत, इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट। अब आप वेरिएबल कॉस्ट बोलो या टोटल, भाई हम बोल रहे हैं हमारी परिवर्तनशील लागत
टोटल 20,000 रुपये आई है, तो वो हम टोटल ही बता के चलते हैं। तो यानी कि आप वेरिएबल बोलो कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बात एक ही है। ऐसे ही फिक्स्ड कॉस्ट बोलो या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बात एक ही है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है आपका कि टोटल कॉस्ट, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चे न्यूमेरिकल्स भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। रट्टाफिकेशन फॉर्मूले नहीं है, यहाँ समझने वाले फॉर्मूले हैं कि टोटल कॉस्ट अब आपने पढ़ी क्या हो गई, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो स्थिर साधनों पे खर्च हो रहा है, प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे परिवर्तनशील साधनों पे खर्च हो रहा है, तो मिला के क्या बन जाती है, टोटल कॉस्ट बन जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। नेक्स्ट आ गए आपकी औसत लागत। देखिए औसत लागत, औसत का मतलब इंग्लिश में होता है ए, मतलब एवरेज। क्या मतलब होता है, एवरेज। अब एवरेज का मतलब होता है जब पर यूनिट की हम बात करते हैं तो उसको एवरेज बोलते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, आपने ये मार्कर बनाए, ठीक है, कितने मार्कर, 20 मार्कर, और आपकी 20 रुपीज़ में बनाया एक मार्कर, ठीक है, और आपने 10 मार्कर बनाए हैं। कितने मार्कर बनाए हैं, टोटल 10 मार्कर। कहने का मतलब है एक मार्कर का जो प्राइस है वो कितने रुपए खर्च हुआ, 20 रुपये, और आपने टोटल जो क्वांटिटी है वो कितने मार्कर बनाए हैं, 10। तो आप क्या बोलेंगे, कितना पैसा खर्च हुआ, टोटल आपका 200 खर्च हुआ। बात समझ में आई है। एक मार्कर बना हमारा 20 का और हमने टोटल 10 मार्कर बनाए हैं, तो टोटल हमारे खर्च कितने हुए, 200 रुपये खर्च हुए। अब एवरेज बात करता है, ये तो मैंने आपको टोटल बता दी कॉस्ट, भाई टोटल हमें 10 मार्कर बनाने में टोटल जो पैसा खर्च हुआ है वो 200 हुआ है। कितने बनाने में, क्वांटिटी 10 मार्कर बनाने में। ओके, अब मैं ये कहूँ कि एक मार्कर को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जो ये टोटल कॉस्ट है ये इसको डिवाइड कर देंगे जितनी आपने क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया है, तो क्या निकल जाता है, एक जो वस्तु है उसकी कॉस्ट निकल जाती है। दोबारा एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मैंने बोला, छोटा सा बिल्कुल ले लेते हैं एग्जांपल, एक पेन आता है 2 रुपये का, ठीक है, 2 रुपये का एक पेन आता है। आपने देखा है, आपने क्या किया, 10 पेन बनाए। कितने पेन बनाए, 10 पेन, ठीक है। कितने बनाए आपने, 10 बनाए, क्वांटिटी है आपकी 10 पेन, और टोटल कॉस्ट आई है आपको इनको बनाने में, कितनी आई है आपकी, इसको बनाने में 100 रुपये आई है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, आपने 10, क्वांटिटी क्या है 10, आपने मतलब 10 पेन बनाए, और टोटल 10 पेन को बनाने में जो पैसा खर्च हुआ वो कितना हुआ, 100 हुआ। तो आप ये बोलेंगे कि एक पेन को बनाने में कितना खर्च हुआ, तो हम क्या करेंगे कि जो ये टोटल कॉस्ट है आपकी, ये इसको हम डिवाइड कर देंगे अगर क्वांटिटी से कि हमने कितने पेन बनाए हैं, तो क्या निकल जाता है, पर यूनिट पे आने वाली कॉस्ट निकल जाती है, एक वस्तु पे कितना खर्च हुआ है। तो यहाँ पे यही कह रहा है औसत लागत में कि किसी वस्तु की, कोई भी जब वस्तु है उसकी प्रति इकाई लागत को, मतलब पर यूनिट में जो कॉस्ट आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, औसत लागत कहते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया है, एसी का, एसी मतलब एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया है, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया यहाँ से, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, डेफिनेशन है सीमांत लागत। देखिए सीमांत लागत क्या होती है, जैसे अभी हमने वो पढ़ा था अवसर लागत, ठीक है, थोड़ी थोड़ी उसी की तरीके से है। क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान के चलिए आपने 10 मार्कर बनाए, ठीक है, क्वांटिटी है 10, और टोटल आपका जो कॉस्ट आई है बनाने में 100 रुपये आई है। कितने मार्कर बनाए, 10 मार्कर या 10 पेन बनाए, क्वांटिटी है ये आपकी, ठीक है, पूरा लिख देती हूँ, क्वांटिटी है, और इनको बनाने में जो टोटल कॉस्ट आई है वो 100 रुपये आई है। सीमांत लागत को बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर बात होती है मार्जिनल, जब भी वर्ड आता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट एंड लास्ट यूनिट होती है मार्जिनल। कहने का मतलब है आपने 10 मार्कर बनाए, टोटल कॉस्ट आई 100 रुपये। अब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट का और प्रोडक्शन कर लेते हैं, यानी कि 10 से अब हमने किया
11 यूनिट का प्रोडक्शन। ओके, कितनी यूनिट का किया? 11। तो यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट भी हो गई और ये अब हमारी लास्ट यूनिट भी बन गई कि हम 11 ही यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है वो ऑब्वियसली आपको पता है बढ़ेगी, वो आ गई अब सपोज 108 आ गई। ठीक है, कितनी आई? 108। तो यानी कि जब हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन किया तो टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है? कितना इंक्रीजमेंट हुआ है भाई? टोटल कॉस्ट 8 रुपये बढ़ी है। तो यही आपकी क्या कहलाती है? मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे कि किसी वस्तु की एक और इकाई उत्पन्न करने से, आपने 10 से 11 एक और इकाई उत्पन्न की, तो कुल लागत में जो वृद्धि होती है, कुल लागत में जो 100 से 108 में 8 रुपये की वृद्धि हुई, तो इसी को हम बोलेंगे सीमांत लागत, इट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट। अभी आपको ये फॉर्मूला कुछ कुछ समझ ना आए, ठीक है, जब हम इसको न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। वैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जितनी भी यूनिट है ये 108 है, यहाँ पे n का मतलब जो भी हमारी ये यूनिट है, माइनस कर रहे हैं इसमें से इस वाली यूनिट को 100 को, तो ये डिफरेंस आ जाता है 8 रुपये का। ये इस तरीके से फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं डेफिनेशन। यहाँ तक की जो 5 नंबर तक की डेफिनेशन है ये इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे की 3-4 डेफिनेशन है ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है। यहाँ पर बात हो रही है औसत की। औसत जैसे ही आ जाए तो बात समझ जाओ एवरेज की बात कर रहा है। ठीक है, और बात हो रही है स्थिर लागत। भाई देखिए, अभी हमने पढ़ा कि स्थिर लागत क्या होती है? जो स्थिर साधनों पे खर्च होता है, जैसे भूमि है, मशीन है, ठीक है, और पूंजी जो पैसा है वो भी हमारा इसके अंदर ही आता है। तो ये सब होती है हमारी स्थिर लागत। तो स्थिर जैसे मान के चलो आप भूमि जो किराया दे रहे हो वो 10,000 दे रहे हो और मशीन आई आपकी 20,000, टोटल आपका जो खर्च हुआ वो 30,000 हो गया। या फिर आप ये कहें कि एक मशीन, आपने 5 मशीन लगा रखी हैं, टोटल 50,000 की। 5 मशीन कितनी है? 50,000 की। तो एक मशीन कितने की हुई? 10,000 की। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि औसत बंधी लागत, बंधी लागत जब भी आ जाए, स्थिर को ही बंधी बोला जाता है, इंग्लिश में फिक्स्ड बोलते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट में बात हो रही है किसकी? एवरेज की। मतलब जो भी हम मशीन वगैरह लगा रहे हैं उसमें प्रति इकाई, मतलब एक मशीन पे कितना खर्च हो रहा है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? प्रति इकाई बंधी लागत है। या औसत बंधी लागत क्या है? प्रति इकाई। मतलब कहने का मतलब ये पर यूनिट की बात हो रही है, और पर यूनिट में किसकी बात हो रही है? कौन से फैक्टर की बात हो रही है? फिक्स्ड फैक्टर की बात हो रही है, तो उसको बोलते हैं औसत बंधी लागत। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे बना, ये है AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर्मूला कैसे बना इसका? हमने फॉर्मूला बना दिया, FC बोलो या टोटल TFC बोलो, मैंने बताया बात एक ही। हम बोल रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट आई है 1 लाख, या हम बोल रहे हैं टोटल, तो वो हम टोटल ही बता के चल रहे हैं। ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं उसको क्वांटिटी से, तो पर यूनिट पे कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही है औसत परिवर्ती लागत। अब परिवर्ती का मतलब क्या हो गया? जो परिवर्तनशील साधनों पे खर्च हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर पे खर्च हो रहा है, उसको बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। अब औसत की बात आ गई, भाई हम 10 लेबर को 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो हम एक लेबर को कितना दे रहे हैं? 1,000 रुपये दे रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे भी यही कह रहा है कि जो औसत परिवर्ती लागत है वो प्रति इकाई, मतलब पर यूनिट पे कितना हम खर्च कर रहे हैं, उसको बोलते हैं औसत परिवर्ती, यानी कि AVC। अब यहाँ पे भी AVC का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जब भी एवरेज निकालना होता है तो क्या करते हैं? जो टोटल होता है, अब टोटल किसका? VC का ही, क्योंकि एवरेज जब हम VC का निकाल रहे हैं तो टोटल भी VC का ही लेंगे और अपॉन में डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से। तो फॉर्मूले रटने नहीं है। ऐसे ही एवरेज ले रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट का, तो यहाँ पे टोटल लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट का और डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से। हमेशा एवरेज निकलता कैसे है? जो टोटल होता है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है भाई, तो चलो अब आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है लागत ह्रास नियम क्या है। देखिए, ह्रास का मतलब होता है घटना, ये ह्रास नहीं है, ह्रास। ह्रास का मतलब होता है घटना, यानी कि घटने का मतलब क्या होता है कि लागत कैसे घटती है। देखिए,
जब हम जितना भी, जैसे मान के चलिए आप एक दिन में ये 50 मार्कर का प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें उसमें कहते हैं कि हमें 10 लेबर की ज़रूरत है। कितनी लेबर की ज़रूरत है? 10। लेकिन अगर हम 50 मार्कर का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम 10 लेबर ना लगा के हम जो लेबर है वो कितनी लगा रहे हैं? सिर्फ 8 ही लगा रहे हैं, 8 ही श्रमिक लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लागत तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पहले 10 लेबर पे खर्च करना पड़ रहा था, इनकम जो देते हैं हम सैलरी, अब हमें सिर्फ 8 ही लेबर को देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो लागत है वो क्या हो गई है? अब आपकी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है जितना आप चाहते हो, लेकिन लागत क्या हो गई है? कम हो गई है। तो लागत ह्रास नियम से अभिप्राय यह है कि जितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाए, जो भी हम करना चाह रहे हैं, 10 यूनिट का या 50 यूनिट, जितना भी आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हो, उसके अनुपात में, उसके यानी कि रेशो में हम क्या करेंगे? कम लागत का खर्च करेंगे। यानी कि मैंने बताया नीड है वैसे 10 लेबर की, बट हम लगाएंगे 8 ही, उन्हीं से हम उतना ही प्रोडक्शन कराएंगे। तो क्या होगा? जब हम लागत की कम से कम इकाइयों का यूज़ करेंगे तो अपने आप ही जो लागत है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? पर यूनिट पे आने वाली कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं लागत ह्रास नियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ये डिफरेंस आ जाता है आपका 3 मार्क्स का। ये डिफरेंस बिल्कुल अभी वही है जो मैं अभी आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में समझा रही थी। यहाँ पर है स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत में आपको अंतर बताना है, यानी कि डिफरेंस बताना है। मैंने भी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में दोनों में डिफरेंस बताया था। इसको और हम थ्योरी में समझ लेते हैं कि एग्जाम में लिखना कैसे है जब 3 नंबर का आ जाता है। ठीक है, तो एक तरफ है स्थिर लागत, दूसरी तरफ है आपकी परिवर्तनशील लागत। दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि स्थिर लागतें उत्पादन में परिवर्तन के बाद भी क्या रहती हैं? स्थिर ही रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपने एक भूमि ले रखी है, एक जगह ले रखी है जहाँ पे आप प्रोडक्शन करते हो, और वहाँ का जो रेंट है आप कितना दे रहे हो? वहाँ का 10,000 दे रहे हो। कितना रेंट दे रहे हो भाई? 10,000 देते हैं। ठीक है, उस जगह का। अब आप प्रोडक्शन क्या कर रहे हो? वहाँ पे आप 10 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे, महीने का रेंट जब भी उतना जाएगा। 50 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तब भी रेंट हम 10,000 ही देंगे। या आप ये कहो कि अगर हम एक भी प्रोडक्शन ना करें, ज़ीरो कर दें प्रोडक्शन, तब भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ का मंथली रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, वो आपको तब भी पे करना पड़ेगा। तो यानी कि जब स्थिर लागत जो होती है उत्पादन में, चाहे आप वृद्धि करो चाहे कमी करो, चाहे उत्पादन स्थिर रहो, लेकिन आपकी जो ये स्थिर लागत है ये स्थिर रहेगी, फिक्स रहेगी, जितना है उतना ही पे करना पड़ेगा। बट परिवर्तनशील लागत होती है जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी, कच्चा माल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बिजली ज़्यादा लगेगी, तो कहने का मतलब है ये लागत भी बढ़ जाएगी। और अगर आप प्रोडक्शन में कमी कर दोगे तो लेबर भी कम हो जाएगी, कच्चा माल भी कम आएगा। ठीक है, बिजली भी कम खर्च होगी, तो अपने आप ये लागत क्या होगी? कम हो जाएगी। तो परिवर्तन का मतलब ही हो गया जिस लागत में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो परिवर्तनशील लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ बढ़ती है, और उत्पादन में जब कमी होती है तो उसके साथ क्या होती है? लागत कम भी। उत्पादन बढ़ेगा, लागत बढ़ेगी, उत्पादन कम होगा तो ये लागत भी कम हो जाएगी। उसको बोलते हैं परिवर्तनशील लागत, इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेकंड डिफरेंस दोनों में ये बता दिया कि स्थिर लागत शून्य उत्पादन स्तर पर भी होती है। कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन 0 होता है तब भी आपको वो पे करनी होती है। अभी मैंने आपको बताया प्रोडक्शन बिल्कुल 0 हो गया तो आप उससे ये ऑनर से ये नहीं कहोगे कि हमें इसका रेंट नहीं देंगे, है ना। अगर आपने इस जगह ली हुई है तो वो रेंट आपको देना ही पड़ेगा। तो ये हो गई स्थिर लागत। बट परिवर्तनशील लागत क्या होगा? अगर आप कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन बंद कर रहे हो 10 दिन के लिए, तो आप लेबर हटा दोगे या कच्चा माल खरीदोगे नहीं या आपकी बिजली नहीं खर्च होगी, तो परिवर्तनशील लागत क्या होगा? प्रोडक्शन 0 होगा तो ये कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में
ये बात ध्यान रखना, ये सारी ये बात कब हो रही है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं अल्पकाल में। और अगर दीर्घ काल में करेंगे वो आपके सिलेबस से आउट है, नहीं आपके सिलेबस में। दीर्घ काल में जब प्रोडक्शन होता है, जब तो लंबे समय में हम इसको भी बढ़ा लेते हैं और ये तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, दोनों में चेंज आ जाता है, जब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। यहाँ पे सिर्फ ये दोनों में डिफरेंस कब है, अल्पकाल में जब प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे बोला भी है थर्ड पॉइंट में कि अल्पकाल में स्थिर जो साधन है उनको हम नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि कम समय में एकदम से इतना पैसा अरेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट अल्पकाल में परिवर्ती जो साधन है इनको हम बदल सकते हैं। जैसे अल्पकाल में प्रोडक्शन बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और बढ़ाने घटाने के साथ ये लागत भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है दोनों में कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील। ये ध्यान रहे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये डिफरेंस ही पूछा जाता है 3 नंबर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डिफरेंस बताना, पूरे नंबर आएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट आपका, वैसे इस चैप्टर में क्वेश्चन जो भी हैं सभी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपका, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरा भर दिया है कि हाँ भाई सारे क्वेश्चंस बहुत ऐसे ही हैं कि जो एग्ज़ाम में आते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, औसत लागत इट मीन्स एवरेज कॉस्ट, सीमांत लागत इट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट के बीच आपको रिलेशन बताना है। अब देखिए रिलेशन की बात आती है तो हमेशा अब यहाँ पे डायग्राम बनेगा, ध्यान रहे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया है, कितने नंबर का, 3 नंबर का, तो पहले आपको क्या करना है, AC और MC के बीच का जो रिलेशन है, यानी कि इनके बीच का जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, पहले वो बनाना है। यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाना है पहले, फिर डायग्राम को ये एक्सप्लेन किया हो तो डायग्राम को हम हमेशा उसके नीचे ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी 3 नंबर में। अगर यही क्वेश्चन आपसे 4 नंबर का पूछ लिया जाता कि AC और MC के बीच में रिलेशन बताओ, तो आपको डेफिनेशन भी बतानी है दोनों की। और वो डेफिनेशन यहाँ इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि अभी स्टार्टिंग में सारी डेफिनेशन आ गई थी आपकी, तो आपको बस ये बताना है कि 3 नंबर में है तो डायग्राम बनाओ, एक्सप्लेन कर दो, बहुत है। लेकिन 4 नंबर का है तो दोनों की अलग अलग डेफिनेशन बताओ, डायग्राम बनाओ, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करो, तब आपके पूरे 4 नंबर बनते हैं। ठीक है, अब दोनों का हम पहले डायग्राम देख लेते हैं, क्या है ये AC और MC के बीच का जो रिलेशन है ये क्या होता है। देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक होता है आपका, देखो प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं उत्पादन, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका है ये लागत, जिसको हम बोल रहे हैं कॉस्ट। दोनों के डायग्राम एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं। जैसे मान के चलो, जब हम किसी भी चीज़ का, अगर हम बात करें कि किसी भी चीज़ का जब हम प्रोडक्शन क्या करते जाएंगे, धीरे 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 करके जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है। जैसे मान के चलो, जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो प्रोडक्शन स्टार्टिंग में बहुत फास्ट बढ़ता है। ठीक है, फास्ट बढ़ने के साथ साथ फिर वो प्रोडक्शन एक बार क्या होता है, मैक्सिमम होता है, फिर वो एक जैसा नहीं रहता, प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। बात हो रही है टोटल प्रोडक्शन की। पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मैनेजमेंट होगा, लेबर अच्छा वर्क करेगी, आप भी बहुत ध्यान देंगे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत तेज़ी से होगा। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बिल्कुल सब कुछ वैसा नहीं रहता है, तो प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन ये कॉस्ट बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे अब आप ये कहें कि जो प्रोडक्शन आप तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, जब आप प्रोडक्शन एकदम से बढ़ाते चले जाएंगे तो उस टाइम पे जो पर यूनिट पे आने वाली कॉस्ट होती है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। ये उल्टा बन जाता है, यानी कि आप ये कहें कि जो कॉस्ट के डायग्राम होते हैं वो इस तरीके के यू शेप के बनते हैं। क्यों बनते हैं यू शेप के? क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, एक लेबर से ज़्यादा वर्क कराया जा रहा है, न्यू मशीन्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उसके कंपैरिजन में हम कम से कम कॉस्ट आएगी। प्रोडक्शन जहाँ बहुत मैक्सिमम होगा तो हमारी कॉस्ट एकदम कम होगी, और धीरे धीरे जब प्रोडक्शन कम होने लग जाता है तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। क्यों?
प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेबर उतनी ही है, सभी को सैलरी जा रही है, मशीन ले रखी है, भूमि का किराया दे रहे हैं, हर चीज़ है, बट प्रोडक्शन कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन कॉस्ट तो हमारी जाएगी ना, सैलरी जाएगी मजदूरों को या भूमि पे भी खर्च होगा। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं। ध्यान रहे कि जो लागत के सारे डायग्राम होते हैं वो ऐसे यू शेप के बनते हैं। यू शेप के इसलिए ही बनते हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग में कॉस्ट होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, फिर एकदम वो न्यूनतम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, फिर एक धीरे धीरे कॉस्ट हमारी क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। अब आपसे जो डायग्राम है यहाँ पर वो रिलेशन पूछा था, किसमें, एसी और एमसी के बीच का रिलेशन बताना था। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया यहाँ पर एसी। एसी में आपने क्या बनाया कि पहले जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होते होते वो क्या हो गई, बिल्कुल मिनिमम हो गई, ठीक है, और धीरे धीरे फिर क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। ये हो गई बात किसकी, एवरेज कॉस्ट यानी कि एसी की। अब इसी के नीचे पहले तो इसी के नीचे से जाएगा आपका एमसी। एमसी भी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो धीरे धीरे पहले कम होती है, कम होते होते वो थोड़ी बढ़ते हुए एसी को कहाँ पे काटती है, उसके न्यूनतम बिंदु पे, और बाद में एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा क्या हो जाती है, एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है। जब इन दोनों में आप डायग्राम में क्या करोगे, इनके रिलेशन को एक्सप्लेन करोगे, तो वहाँ पर इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है कि स्टार्टिंग में जो एसी होती है वो धीरे धीरे, हम ये कहेंगे कि एसी और एमसी दोनों को हम जो एज्यूम करते हैं, जो निकालते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, वो हमेशा किससे लगाया जाता है भाई, टोटल कॉस्ट से ही लगाया जाता है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा भी पीछे कि जो एसी होता है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पे आने वाली कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट से ही निकलती है। एमसी मार्जिनल कॉस्ट अभी आपने पढ़ा क्या होती है कि एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में जो टोटल हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, तो पहले कॉस्ट कितनी थी अब कितनी बढ़ गई है, वो भी इसी से ही पता चलता है। तो यानी कि स्टार्टिंग में आप ये कहेंगे कि दोनों का अनुमान टीसी से ही लगाते हैं। फिर एसी स्टार्टिंग में पहले घटती है, फिर क्या हो रही है, वो न्यूनतम होके बढ़ने लग जाती है। फिर बताएंगे कि जो एमसी है वो पहले एसी के नीचे रहती है, फिर बढ़ते बढ़ते एसी को कहाँ पे काटती है, उसके न्यूनतम बिंदु पे काटने के बाद एमसी एसी से ऊपर हो जाती है। तो इस तरीके से आपको दोनों में, ऊपर अभी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपको दोनों में जैसे मैंने बताया ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, बट डायग्राम से नीचे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आपका एक नॉलेज के लिए ही है कि यहाँ पे मैंने जो अभी आपको बताया कॉस्ट के जितने भी डायग्राम है वो यू शेप के होते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन बोला है कि जो एसी और एमसी है ये यू आकार के क्यों होते हैं। यू आकार के रीज़न वही है क्योंकि ये दोनों डायग्राम जो है स्टार्टिंग में आपने देखा कि एसी भी और एमसी भी स्टार्टिंग में गिरते हैं पहले, फिर दोनों के दोनों स्थिर हो जाते हैं, मिनिमम भी होते हैं, और लास्ट में दोनों ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए ये कैसे बनते हैं, यू आकार के बनते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका टीएफसी, टीवीसी व टीसी वक्रों में संबंध बताएं। फिगर को छोटा करें। टीएफसी, टीवीसी और टीसी, तीन चीज़ों में आपसे रिलेशन पूछा गया है। देखो इम्पॉर्टेंट है आपका, ये तीन चीज़ों का हम रिलेशन देख लेते हैं क्या रहेगा। बस देखो यहाँ पर आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे यूनिट्स यानी कि इकाइयाँ ली जाती हैं। ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमेशा डायग्राम में जो बनाया जा रहा है वो लिखा जाता है। क्या बना रहे हैं डायग्राम में, टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी, तीन चीज़ बना रहे हैं, वो हमने यहाँ लिख दी। अब क्या रिलेशन था दोनों तीनों में ये देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि जो टीवीसी की लाइन है वो 0 से यानी कि ओरिजिन पॉइंट से गई है और बिल्कुल स्ट्रेट गई है। भाई क्यों, रीज़न है इसका कुछ ना कुछ, ऐसा क्यों गई है ये टीवीसी बिल्कुल 0 से स्टार्ट होके क्यों गई है, क्योंकि जब प्रोडक्शन
जीरो हो जाएगा तो ये लागत भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास लेबर नहीं है, कच्चा माल नहीं खरीद रहे, तो ये लागत भी जीरो हो गई। जैसे जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेबर बढ़ाओगे, कच्चा माल बढ़ाओगे, ठीक है, यातायात पे खर्च होगा लाने में, या मशीनरी पे खर्च होगा, तो धीरे धीरे ये कॉस्ट भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अभी आपने थ्योरी में पढ़ा, तो इसलिए ये जीरो से स्टार्ट होके ऐसे गया है कि जैसे जैसे इकाइयों का मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये कॉस्ट बढ़ती जा रही है। यानी कि 1 का प्रोडक्शन किया, कॉस्ट बढ़ी, और किया, देखो कॉस्ट बढ़ गई, और किया, कॉस्ट बढ़ गई, है ना। बट जो TFC की आप लाइन देख रहे हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट है, पैरेलल है, किसके, एक्स एक्सिस के। क्यों है भाई, इसका भी रीज़न है, क्योंकि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि जो हमारे स्थिर साधन पे खर्च होता है उसको बोलते हैं हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अभी मैंने आपको बताया प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाए लेकिन आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन 10 यूनिट का करोगे तब भी उतना ही रेंट दोगे, 50 यूनिट का करोगे तब भी रेंट उतना ही दोगे। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो से नहीं जाती, यहाँ पे बता दिया लगभग भैया कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉस्ट है, मतलब यहाँ पे वैल्यू तो है ही है कुछ ना कुछ, वो हम लिखते नहीं है, नंबर लाइन से डायग्राम नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यही बता रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन में चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो बट ये लागत सेम रहती है। ओके, अब लास्ट रह गया हमारा टीसी भाई अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, जो भी हम टोटल वेरिएबल फैक्टर पे खर्च कर रहे हैं और जो हम टोटल अपने फिक्स्ड फैक्टर पे खर्च कर रहे हैं, दोनों को मिला के जो आती है वो टोटल कॉस्ट आती है। इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है ये हमने किसको दिखा दिया, टोटल कॉस्ट को दिखा दिया, और ये बन गई आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये था आपका तीनों में रिलेशन, और इन तीनों के रिलेशन को नीचे हम थ्योरी में आपको दिखाना है, ठीक है। लिख के देखो अब इसको, तो ये डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। देख लें इसको अच्छे से, डायग्राम बना के भाई प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि सिर्फ डायग्राम देख के करोगे तो नहीं प्रैक्टिस होगी, क्योंकि जब हम बनाने बैठते हैं तो फिर याद आता है ये लाइन कहाँ से कहाँ जाएगी, तो इसलिए बना के प्रैक्टिस करें। और ये सारे पॉइंट अभी जो मैंने एक सेकंड, ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं TFC, TVC और TC, हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, तो तीनों ये पॉइंट वो हैं जो अभी हमने ऊपर डायग्राम में बनाए थे, और इन्हें जैसे एक्सप्लेन अभी मैंने आपको बताया था वैसे ही ये किया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका हम। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है MC, ATC और AVC वक्रों में आपको संबंध बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। यहाँ पर अब आप देखें, पहली बात तो सारे डायग्राम आपके यू शेप के होते हैं, पता ही है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या बनाया भाई, ATC। देखो क्या होता है, शुरू में पहले कॉस्ट कम होगी, फिर वो मिनिमम होती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, तो ये है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट, है ना। इसी के नीचे से क्या जाती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, धीरे धीरे ये कम होती है, मिनिमम होती है, और बढ़ते बढ़ते ऐसे बिल्कुल थोड़ी सी इसकी क्या आ गई है, नज़दीक आ गई है, पास में आ गई है। बट अभी आपको बताऊंगी कि ये दोनों कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ये मतलब है। क्यों नहीं काटेंगी अभी मैं इसको ये भी बताऊंगी आपको। लास्ट हमने क्या बनाया, MC क्या होता है, MC हमेशा कॉस्ट को कट करते हुए जाता है, ठीक है। कैसे, ये भी पहले क्या हुआ, गिरने लगी, फिर यहाँ पे मिनिमम हुई, मिनिमम होके बढ़ते बढ़ते AVC को मिनिमम पे काटा, फिर बढ़ते बढ़ते ATC को थोड़ा सा ये हिल गया, यहाँ से काट लेना आप इसको, तो यहाँ काटने के बाद धीरे धीरे ऐसे कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब इसको हम समझते हैं, देखो ATC और AVC एक दूसरे के पास तो आ गई हैं बट एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। आप समझते हो, देखो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे ये ATC है, अगर ये AVC है, ठीक है, ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, तो इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ATC और AVC क्या है, बराबर है। जब भी कोई चीज़ एक दूसरे को काट रही है, काटने का मतलब वहाँ पर वो दोनों चीज़ें एक दूसरे की क्या है, बराबर। लेकिन बच्चों कभी भी ये दोनों कॉस्ट बराबर नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है वो सम होती है। एवरेज टोटल कॉस्ट तो सम होती है, किसका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज
फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगी, क्या होगी भाई, सम होगी किसका, जो हम वेरिएबल फैक्टर पे खर्च कर रहे हैं, जो हम फिक्स्ड फैक्टर पे खर्च कर रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। हाँ, ये बड़ी भी जरूर रहेगी, ठीक है, लेकिन कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होती। बड़ी रहेगी, क्योंकि बड़ी इसलिए रहेगी क्योंकि ये दोनों का सम होती है, तो इसलिए ये ऊपर की तरफ बना है। ये कॉस्ट हमेशा इसका पार्ट है, क्योंकि इसमें AVC है, साथ में AFC, तो ये नीचे ही रहेगी क्योंकि ये इससे छोटी है। तो आपको रीज़न समझ आ गया होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती, क्योंकि ये ATC खुद इन दोनों का सम होती है, ठीक है। तो अब आपको ये डायग्राम क्लियर होगा। तो ऊपर ATC क्यों बनेगा, क्योंकि ये बड़ी कॉस्ट है, क्योंकि ये टोटल की बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए तो हमने यही बनाया है इसमें एवरेज टोटल कॉस्ट, फिर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, MC इनको मिनिमम पॉइंट पे क्या करता चला जाएगा, काटता चला जाएगा, और इनके हमने मिनिमम पॉइंट बना दिए, ठीक है। अब इन तीनों में कैसे आपको एक्सप्लेन करना है वो हम देखते हैं, यानी कि डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करना है। पहले यहाँ पे डायग्राम में कर रखा है एक्सप्लेन AVC, जो नीचे वाला था AVC और MC में, फिर बताया जो ऊपर वाली लाइन बनाई थी आपने ATC और MC में। तो जैसे ये एक्सप्लेन करेंगे वैसे ही इसको भी एक्सप्लेन करना है। AVC कह रहा है वक्र बिंदु B तक गिर रहा है। अभी आपने डायग्राम में बनाया कि जो भी AVC वक्र था वो कब तक गिरेगा, बिंदु B तक गिरेगा, यानी कि जो MC था, क्यों, क्योंकि MC वक्र किसके नीचे था, AVC वक्र के। ये लाइनें डायग्राम को अटैच करके पढ़ते चले जाएं, समझ आता चला जाएगा। MC वक्र AVC वक्र को कहाँ पे काट रहा था, आपने देखा, मैंने बताया MC वक्र ATC AVC इनको न्यूनतम पे काटता है। MC वक्र द्वारा जब AVC वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटने के बाद, जैसे ही आपने डायग्राम में देखा MC ने AVC को कट किया, जस्ट फिर AVC बढ़ने लग जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि MC AVC के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ये एक्सप्लेन किया है, सेम अब आप ATC और MC वक्र में वैसे ही एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पर कर रखा है, ये सारे पॉइंट्स सेम वैसे ही हैं, इनको आप रीड कर सकते हो अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम एक अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ऊपर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये सारे पॉइंट बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अभी आपने ऊपर वाला एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अब आप देख रहे हैं कि एक चीज़ और बढ़ा दी है, क्या, MC पहले से ही था, ATC पहले से ही था, AVC पहले से ही था, एक और ऐड कर दिया AFC, इसको छोटा करें, AFC वक्रों में संबंध, ठीक है। ये चीज़ और बढ़ गई है इसमें। अब इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर AFC का क्या कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर इसको वो ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम वही है, ATC AVC MC, ये बिल्कुल वही है जो अभी आपने लास्ट डायग्राम में बनाई। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन बन गई है किसकी, AFC। देखो भाई ये AFC अब आप देख रहे हैं, ये भी कॉस्ट बढ़ रही है, ये भी कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट धीरे 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 कम होती चली जा रही है। क्यों कम हो रही है, अब इसको ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपसे ये बोला, मान के चलो कि आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने यूनिट का, ओनली 1 यूनिट का, और हम रेंट दे रहे हैं, वहाँ का छोटा सा एग्जांपल ले लिया 5000 का, रेंट कितना दे रहे हैं हम, 5000 रुपये। तो हम ये कहेंगे कि एक वस्तु को बनाने के लिए हम भाई भूमि का रेंट 5000 दे रहे हैं। अब हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, 2 यूनिट का कर दिया, तो अब वो जो रेंट है वो थोड़ा सा 2 यूनिट में डिवाइड हो गया, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे 2 यूनिट को बनाने के लिए अब हम 2500 रुपये दे रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट को दे रहे थे 5, फिर 2 यूनिट बन रही है, तो यानी कि पर यूनिट पे कितना दे रहे हैं हम, 2500। अब फिर हमने क्या किया, बढ़ाते 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 ऐसे हमने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया। कितनी यूनिट का किया, अब हमने 10 यूनिट का। तो बच्चों जब 1 यूनिट को बनाने में 5000 दे रहे हैं, तो 10 यूनिट को बनाने में यानी कि हमें कितना रेंट देना पड़ रहा है, 500। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है। पहले एक वस्तु को बनाने में 5,000 खर्च थे, 2 बनाई तो 2500 खर्च हुए, 10 बनाई तो अब हमारे 500 ही खर्च हो रहे हैं। और बढ़ा लो, 20 वस्तु बनाओगे तो देखो 5,000 थे और 20 वस्तु बनाओगे तो कितने, अब सिर्फ 250 ही खर्च हो रहे हैं। तो इसलिए जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो तो बढ़ती चली जाती है। क्यों? प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेबर बढ़ेगी, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप लेबर भी बढ़ाओगे और रॉ मटेरियल भी बढ़ाओगे, मशीन पे यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी ज़्यादा खर्च होगा, यातायात पे भी ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट फिक्स्ड रहती है। चाहे आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करो, चाहे आप 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करो, कॉस्ट उतनी ही जाएगी। तो इसलिए प्रोडक्शन जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उतनी ही ये कॉस्ट क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। लेकिन ये भी बात ध्यान रहे, ये कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है, ध्यान रहे, कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं होती है, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ पे ज़रूर करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर यही एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। ATC, ABC, MC तीनों सेम वही था कंसेप्ट, एक अलग कंसेप्ट ऐड कर दिया AFC। तो AFC अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब एक बात और कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ATC और AFC एक दूसरे से बहुत दूर होते चले गए। दूर क्यों होते चले गए, इसका रीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ATC होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट होती है, वो AVC और AFC का सम होती है। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होता जा रहा है ना, तो ज़्यादा होता जाएगा तो ये कॉस्ट तो बढ़ती चली जाएगी, ये कॉस्ट तो बढ़ती चली जाएगी। बट जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये कॉस्ट कम होती चली जाएगी। तो ATC में जो ज़्यादा पार्ट है वो किसका है, AVC का, इसका बहुत कम पार्ट इंक्लूड है, इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ जाता है। तो अब आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि चारों में रिलेशन बताइए, तो चारों में रिलेशन बनाने के लिए पहले आप चारों का ये डायग्राम बना दें जो बोर्ड पे बना हुआ है, फिर एक्सप्लेन कैसे करना है, जो अभी लास्ट डायग्राम को एक्सप्लेन किया था ATC, AVC, MC, वो तो करना ही करना है इसमें भी, प्लस जो अभी मैंने आपको बताया AFC के बारे में उसको भी लिख देना। तो आपका ये एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट। यहाँ पे सिर्फ मैंने डायग्राम बना के आपको दिया है। अब एक्सप्लेन क्योंकि वो सेम था, जो लास्ट क्वेश्चन था उसका ये रिपीट करना है, और जो AFC मैंने आपको बताया बस वो ऐड करना है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब बच्चों आपका जो कॉस्ट चैप्टर है इसकी यहाँ पर आपकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा एक न्यूमेरिकल पार्ट रह गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं, इंटरेस्टिंग है। आपको मैं ऐसे करके बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स ऐसे दूंगी, उनको देखने के बाद एक भी न्यूमेरिकल आपका नहीं अटकेगा, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।